फ्रेंड्स, ये हमारी स्टोरी का पहला भाग है। ये हमारी न्यू स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। आखिरी तक ज़रूर देखना। जैसी स्टोरी आप पसंद करते हो ये बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है। इस स्टोरी में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, इसलिए स्टोरी को ब्रेक मत करना और लास्ट तक बने रहना। अरे, दूल्हे को देखो, अपनी ही शादी में लैपटॉप लेकर बैठा है। बेंगलोर शहर के सबसे बड़े होटल स्टारलाइट के बड़े से हॉल में कुछ लोगों के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। आज देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन अंश कपूर की शादी का फंक्शन इसी होटल में ऑर्गेनाइज किया गया था। शहर और वर्ल्ड के वीआईपी लोग इस वक्त इस शादी में मौजूद थे। इस वक्त अंश कपूर शादी के कपड़ों में मंडप में बैठा था और वो अपनी दुल्हन का इंतज़ार करने की बजाय अपने ऑफिस का काम कर रहा था। उसके हाथों में लैपटॉप था। उसके कुछ आदमी उसके आस-पास खड़े थे। अंश कपूर को देखकर सब लोग इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से लगा रहे थे कि अपने काम से अंश को शादी के दिन भी फुर्सत नहीं है। वहीं शादी में आए हुए कुछ लोग इस बात को लेकर गॉसिप कर रहे थे, लेकिन धीमी आवाज में। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अंश कपूर ने एक मिडिल क्लास लड़की को अपनी वाइफ बनाने का फैसला क्यों किया। इसके जितना अमीर, डैशिंग, स्मार्ट और हैंडसम पूरे शहर में कोई नहीं है। अगर ये चाहे तो एक से बढ़कर एक अमीर लड़की इससे शादी करने को तैयार हो जाए। उस औरत की बात सुनकर दूसरी औरत ने कहा, अरे मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि अंश कपूर शादी के लिए मान कैसे गया। तुम्हें याद नहीं है, 1 साल पहले एक मॉडल ने अंश कपूर को पूरे महफिल में प्रपोज कर दिया था और अंश ने बिना किसी की परवाह किए उसका पूरा करियर और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी थी। अब ये लड़की कौन है जिससे अंश शादी करने के लिए तैयार हो गया। दूसरी औरत की बात सुनकर पहली औरत ने डरते हुए कहा, जो भी हो, हमें क्या। अगर अंश या उसके परिवार ने हमें उसके बारे में बात करते हुए सुन लिया तो वो हमें भी बर्बाद कर देंगे। तभी पंडित जी की आवाज आई, जल्द से जल्द दुल्हन को बुलाइए। दुल्हन को बुलाने वाली बात सुनकर सामने खड़ी एक औरत 2-3 लड़कियों को लेकर दुल्हन के रूम की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो दुल्हन के रूम की तरफ बढ़ी, दुल्हन के पापा ने तुरंत उनका रास्ता रोक लिया और हड़बड़ाते हुए कहा, अरे, आप रुक जाइए, मैं उसे लेकर आता हूँ। उनकी बात सुनकर वो औरत और वो लड़कियाँ वापस नीचे चली गई। वहीं उसे कुछ दूरी पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी हैरानी से ये सब नोटिस कर रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अंश के दादाजी आलोक कपूर थे, जिनके कहने पर अंश आज शादी कर रहा है, क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो अंश की शादी अपनी आंखों से देखें। इसलिए उन्होंने अंश की शादी तय कर दी थी और शादी के लिए उन्होंने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी को चुना था। मनोज मल्होत्रा की बेटी का नाम प्रियंका था। प्रियंका को अंश से मिलाया गया था और उसे बताया गया था कि उसकी शादी प्रियंका से हो रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश को कभी प्रियंका के बारे में पता चलेगा? क्या करेगा वो आस्था के साथ? प्रियंका ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। साथ ही साथ उसकी ज़िंदगी में अपने कुछ सपने थे। वो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, लेकिन जितना उसने अंश के कारनामों के बारे में सुना था, उसके बाद से उसे अंश से काफ़ी ज़्यादा
डर लगने लगा था। अंश को लड़कियों से एक तरह की चिढ़ थी, और ये चिढ़ उसे क्यों थी, वो उसके अपने कुछ रीज़न थे, क्योंकि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद उसका प्यार से, विश्वास से, हर एक चीज़ से भरोसा उठ गया था। अब उसकी लाइफ में बस पैसा कमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन गया था, और उसी की बदौलत आज कपूर इंडस्ट्री ना कि शहर की बल्कि पूरे देश की नंबर 1 इंडस्ट्री बन गई थी। जैसे ही वो औरत बिना दुल्हन के नीचे आई, आलोक जी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने खुद से कहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, मुझे दुल्हन के रूम में जाना होगा। यह सोचकर वो बिना कोई हलचल के प्रियंका के रूम की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो वहां गए, उन्होंने देखा कि रूम से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर आलोक जी और ज्यादा परेशान हो गए। वो तुरंत डोर ओपन करके अंदर चले गए, तो उन्होंने देखा कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की का हाथ मनोज जी यानी कि प्रियंका के पापा ने पकड़ रखा था, और प्रियंका की मॉम उस लड़की को मार रही थी। यह नज़ारा देखकर आलोक जी की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने अपनी तेज आवाज में कहा, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? उनकी रोकतार आवाज सुनकर सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। वहीं वो लड़की जिसका हाथ मनोज जी ने पकड़ रखा था, वो जोर जोर से रोने लगी। तभी आलोक जी ने गुस्से में कहा, ये लड़की कौन है और इसे आप इस तरह मार क्यों रहे हो? और प्रियंका कहाँ है? नीचे पंडित जी उसे मंडप में बुला रहे हैं, जल्दी बताइए कहाँ है वो? उनकी बात सुनकर मनोज जी और उनकी पत्नी सीमा जी सिर झुकाकर खड़े हो गए। तभी सीमा जी ने धीरे से कहा, हमें माफ कर दीजिए सर, प्रियंका तो यहाँ नहीं है। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। वहीं आलोक जी एकदम हैरान हो गई। उनका गुस्सा अब तक काफी ज्यादा बढ़ गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? शायद तुम भूल रहे हो, तुम हमारे ऑफिस में काम करने वाले एक मामूली से आदमी हो। तुम इस तरह से हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्या तुम भूल गए, इस वक्त शादी में शहर के सारे बड़े लोग मौजूद हैं, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है। सच सच बताओ, क्या बात है? आलोक जी की बात सुनकर सीमा जी आगे आई और मासूम सी शक्ल बनाकर रोने का नाटक करते हुए बोले, मैं बताती हूँ सर, क्या बात है। आपके इतने बड़े घर में हमारी बेटी की शादी हो रही है। इस बात को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और इसीलिए हमने गांव से हमारे ननंद की बेटी को भी बुला लिया। बहुत टाइम पहले एक एक्सीडेंट में इसके मम्मी पापा की मौत हो गई थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था करेगी अंश से शादी? क्या वो कभी अंश के दिल में अपनी जगह बना पाए? ये गांव में अपनी नानी यानी कि मेरी सास के साथ रहती है। मैंने सोचा कि ये शादी में आएगी तो काम में हमारा हाथ बटाएगी, और इसने वैसे ही सारे काम भी करवाए। हल्दी, मेहंदी, हर एक फंक्शन में इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन आज जब हमने इसे प्रियंका को लेने के लिए भेजा, तो इसने हमें आकर बताया कि प्रियंका तो यहाँ है ही नहीं, वो तो भाग गई। हमें पूरा भरोसा है इसी लड़की ने प्रियंका को भगाया है। इतना कहकर सीमा जी आस्था को घूरने लगी। वही मासूम आस्था रोने लगी। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मामी, आपको गलतफहमी हुई है। जब मैं प्रियंका दी को लेने के लिए रूम में आई थी, तब प्रियंका दी इस रूम में थी ही नहीं। आप प्लीज़
हमारी बात का विश्वास कीजिए। इतना कहकर आस्था रोने लगी। रोने की वजह से उसकी नाक बिल्कुल लाल हो गई थी, जिसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी आलोक जी, मनोज जी और सीमा जी पर गुस्सा करते हुए बोले, हमें ये सब नहीं सुनना। हमें अभी इसी वक्त किसी और लड़की का इंतज़ाम करके दो। हम आज ही ये शादी करेंगे। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो पूरा का पूरा कपूर एम्पायर बर्बाद हो जाएगा। और मनोज, तुम जानते हो उसके बाद अंशु तुम्हारी क्या हालत करेगा, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बिजनेस पर और अपनी फैमिली पर कोई आँच वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर सीमा जी और मनोज जी एक दूसरे को देखने लगे। तभी अचानक सीमा जी आगे आई और आस्था का हाथ पकड़कर उसे आलोक जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, हमें पूरा यकीन है इसी ने कुछ गड़बड़ की है और अब इन सब की भरपाई यही लड़की करेगी। अगर आप कहो तो हम इसी वक्त इस लड़की को शादी का जोड़ा पहनाकर मंडप में बैठा दें। सीमा जी की बात सुनकर आस्था की हालत खराब हो गई। उसने घबराते हुए कहा, मामी जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप हमारी शादी कैसे करवा सकती है? अभी हमारे कुछ सपने हैं, हमारा करियर है, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमें अभी बहुत कुछ करना है। और हमने आपसे कहा ना, हमने कुछ नहीं किया है। हम गांव से शहर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका दी की शादी अटेंड करने के लिए आए थे। हम उनके शादी में उन्हें शादी से भगाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। आपको गलतफहमी हुई है। आलोक जी बड़े ध्यान से आस्था की तरफ देख रहे थे। असल में आस्था तो उन्हें पहली नज़र में ही अंश के लिए पसंद आ गई थी, लेकिन आज तक इस तरह की बातें सुनकर वो काफ़ी हद तक परेशान हो गई। उन्होंने आस्था को देखते हुए अपने मन में कहा, क्या ये लड़की अंश के लिए सही रहेगी? इसके अपने सपने हैं, लेकिन अंश तो किसी भी कीमत पर इसे जॉब करने की मंजूरी नहीं देगा, जबकि आस्था तो डॉक्टर बनना चाहती है। दरअसल आस्था के गांव में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था। जब आस्था के मम्मी पापा के साथ वो हादसा हुआ था और उस हादसे में उनकी मौत हो गई थी, तब से ही आस्था ने ठान लिया था कि वो डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर बनकर वो अपने ही गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलेगी और वहाँ के लोगों की सेवा करेगी। लेकिन अब अचानक से शादी की बात सुनकर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसकी मामी ने उसे एक चांटा लगाते हुए कहा, ये लड़की अपनी फालतू की बकवास बनकर अगर आज तूने शादी नहीं की तो जानती है हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, वो अंश कपूर के आदमी हमारी जान ले लेंगे और तेरी मामा को गोली मार देंगे। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। अगर तू हमारी लाश देखना चाहती है तो ये शादी मत कर। इतना कहकर वो चुप हो गई। वहीं उनकी बात सुनकर आस्था की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी आलोक जी ने कहा, इस लड़की को तैयार करो और जल्दी से मंडप में लेकर आओ। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। वहीं आस्था घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह से रोने लगी। तभी उसके मामा अपने दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए और रोते हुए बोले, आस्था बेटा, अपने मामा की जान और इज्जत अब दोनों ही तेरे हाथों में है। मुझ पर ये एहसान कर दे। अगर तूने आज ये शादी कर ली तो अंशु कपूर हम सबकी जान नहीं लेगा। तुम नहीं जानती वो गुस्से में कितना ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। उसके लिए किसी की भी जान लेना बहुत मामूली बात है। हमारी बात मान लो बेटा, शादी के लिए हाँ कर दो। इतना कहकर वो रोने लगे।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब अंश को आस्था की सच्चाई पता चलेगी? क्या मासूम आस्था अंश के पत्थर दिल को पिघला पाएगी? वहीं आस्था को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने रोते हुए कहा, मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? मेरे बाद नानी का क्या होगा? मेरी नानी मेरे बगैर नहीं रह पाएंगी। मनोज जी ने कहा, बेटा शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी नानी मेरी मॉम है। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए ही हमने उन्हें गांव में तुम्हारे पास रखा था, लेकिन अब मैं हमेशा के लिए उन्हें वहां से यहाँ ले आऊँगा। बेटा बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उनकी दिन रात सेवा करूँगा। तुम्हें अपनी नानी को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आस्था पर अपने मामा की बातों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। तभी मनोज जी ने उसे अपने झांसे में लेते हुए कहा, अभी के लिए बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो, उसके बाद हम कुछ ना कुछ करके तुम्हें अंश की लाइफ से निकाल देंगे। बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन इस शादी के रिश्ते को निभा लो प्लीज बेटा। अब आस्था पूरी तरह से मजबूर हो चुकी थी। आस्था तो अपने मामा के पहली बार कॉल करके अपनी बेटी की शादी में बुलाने पर खुशी से पूरे गांव में उछल रही थी। हालांकि उसकी नानी ने उसे यहाँ आने से मना किया था। उसके कानों में इस वक्त अपनी नानी की बातें चल रही थी। उसकी नानी ने कहा था, बेटा हम इस शादी में नहीं जाएंगे। ये मनोज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भले ही वो मेरा खून है, मेरा बेटा है, लेकिन तुमने देखा नहीं शहर में जाकर वो इस तरह से बस गया है जैसे पीछे उसका कोई भी नहीं। उसने एक बार भी अपनी बूढ़ी माँ की खैर खबर नहीं ली। बस हर महीने घर खर्च के लिए पैसे भिजवा देता है और अपनी सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गया। नानी के मना करने के बाद भी आस्था ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो हमेशा से गांव में रही थी। उसने शहर की दुनिया, शहर का माहौल, वहाँ का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया था। तभी आस्था ने अपनी नानी को समझाते हुए कहा, नानी माँ आप ऐसा क्यों सोच रही हो? हम ये भी तो सोच सकते हैं कि कम से कम मनोज मामा ने हमें बुलाया तो सही, वरना वो चाहते तो हमें बुलाते भी नहीं। नानी, आपकी इकलौती पोती प्रियंका की शादी है, हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। आप प्लीज मना मत कीजिए, हम चल रहे हैं। बस बात खत्म। जब आस्था ने अपनी नानी को बहुत समझाया तो उसकी नानी मान गई और वो दोनों शादी में आ गई। वो दोनों प्रियंका की शादी के 2 दिन पहले यहाँ आई थी। यहाँ आकर आस्था ने शहर का माहौल देखा। वो बहुत खुश हो रही थी। हालांकि उसे पढ़ाई के लिए भी शहर में ही आना था, इसलिए उसने सोचा कि वो शादी में जाएगी और साथ ही साथ शहर के रंग रूप और वहाँ का माहौल देखेगी कि उसे शहर में अकेले किस तरह से सरवाइव करना है। इस बारे में सोचते हुए वो बेंगलोर आ गई थी और पूरे 2 दिन उसने अपनी मामी के साथ शादी का सारा काम किया था। घर का खाना भी बनाया था। इतना ही नहीं, उसकी मामी ने पूरी तरह से सारी जिम्मेदारी आस्था के कंधों पर ही दे दी थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब आस्था को अंश के बारे में पता चलेगा? क्या रहेगी वो अंश के साथ? घर में मेहमानों की देख रेख करना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, वो सब काम कर रही थी। हालांकि घर के कामों में नौकर भी लगाए गए थे, लेकिन सब कुछ आस्था अपनी निगरानी में ही कर रही थी। और बड़ी ही जोरों शोरों से प्रियंका की हल्दी और मेहंदी का फंक्शन भी हुआ था। लेकिन एक दिन पहले फंक्शन के बाद
रात के 2 बज रहे थे जब अचानक आस्था की आंखें खुली। उसने देखा प्रियंका किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। तब उसे प्रियंका पर कुछ शक हुआ, लेकिन उसे अपनी नानी की कही बात याद आ गई, जिसे याद करके उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, नानी ने मना किया था, मुझे प्रियंका दी के मामले में नहीं घुसना और ना ही किसी के बारे में ज़्यादा सोचना है। यही सोचकर वो चुप हो गई और उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रियंका इस तरह शादी वाले दिन शादी का मंडप छोड़कर भाग जाएगी। इस बारे में आस्था ने तो दूर दूर तक नहीं सोचा था। एक एक करके सब कुछ आस्था की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। उसने रोते हुए खुद से कहा, मैंने तो बस इतना कहा था कि मैंने प्रियंका दी को रोते हुए किसी से बात करते सुना था, और आप सबको लग रहा है कि मैंने प्रियंका दी को भगाया है। हे भगवान, अब क्या करूँ मैं? मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए। कुछ देर बाद आस्था को शादी का जोड़ा पहनाया गया और उसके सिर पर लंबा सा घूंघट डाल दिया गया। वहीं अंश को इस बारे में एहसास भी नहीं था कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से हो रही, जबकि आस्था को उसने आज तक देखा भी नहीं था। कुछ देर बाद आस्था को मंडप में अंश के पास बैठाया गया। अंश ने एक बार भी अपने पास बैठी आस्था को नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान अगर किसी चीज पर था तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना लैपटॉप। वो एक पल भी शादी जैसी किसी चीज में उलझकर अपना काम बर्बाद नहीं करना चाहता था। वहीं आलोक कपूर के अलावा किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि दुल्हन बदल चुकी है। जल्द ही अंश ने सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट की और सातों फेरे पूरे किए, और फिर उसने आस्था की मांग में सिंदूर भर दिया और उसे मंगलसूत्र पहना दिया। आस्था का दिल इस वक्त कांप रहा था। वहीं अंश ने एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि उसकी बीवी कैसी दिखती है, लेकिन जब वो आस्था को मंगलसूत्र पहना रहा था तभी आस्था के आंसू की एक बूंद कुछ उसके हाथों पर गिरी तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने एक पल के लिए शादी में के जोड़े में सजी हुई अपनी दुल्हन को देखा, लेकिन लंबा घूंघट होने की वजह से वो आस्था का चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो फिर से अपने फोन और काम में लग गया। जल्द ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी का फंक्शन खत्म हुआ। वहीं मंडप के पास 4 लड़के अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। उस हॉल में अंश के बाद अगर कोई सबसे हैंडसम था तो वो 4 लोग ही थे। उनमें से एक अंश का कजन ब्रदर और 3 उसके चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे जो बहुत ही बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे। उनमें से एक फेमस डॉक्टर था जो अंश का दोस्त था और स्पेशली उसकी शादी अटेंड करने ही वो यहाँ आया था। लेकिन इस टाइम उन चारों का मूड काफ़ी ज़्यादा खराब था। सब के सब शेरवानी पहने थे। जितनी भी शादी में लड़कियां आई थी सबकी नजरें बार बार उन चारों पर ही जा रही थी, क्योंकि अंश को देखने का अब कोई फायदा नहीं था, उसकी शादी हो चुकी थी। तभी दादाजी उन चारों के पास आए और बोले, क्या बात है, तुम चारों इस तरह से मुंह लटका कर यहाँ क्यों खड़े हो? तुम चारों के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने दोस्त या भाई की शादी में नहीं बल्कि किसी की शोक सभा अटेंड करने के लिए यहाँ आए हो। दादाजी की बात सुनकर आकाश ने कहा, और नहीं तो क्या दादाजी, आपने अंश की शादी करवा दी। वो मेरा इकलौता दोस्त था। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था उसकी शादी के लिए, लेकिन आपने हमें बिल्कुल भी मस्ती नहीं करने दी, इसलिए अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। इतना कहकर आकाश ने
मुंह बना लिया। वहीं उसकी बात सुनकर दादाजी समझ गए कि इन चारों को मौज मस्ती करने का मौका नहीं मिला, इसलिए ये सब मुंह लटकाए खड़े हैं। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम सब अपना मूड ठीक करो और घर जाकर खूब मौज मस्ती करते रहना। मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या दादाजी सच कह रहे हैं? क्या होगा जब सबको आस्था की सच्चाई पता चलेगी? दादाजी की बात सुनकर सुमित ने एक्साइटेड होते हुए कहा, सच में दादाजी, आप हमें पार्टी करने से नहीं रोकोगे? ठीक है, आज पूरी रात हम लोग पार्टी करेंगे। आप वादा कीजिए, आप हमें नहीं डांटोगे। सुमित शहर की सबसे बड़ी कंपनी में आने वाली अग्रवाल कंपनी का सीईओ था। सुमित की बात सुनकर दादाजी ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारी कंपनी में कम से कम 1000 लोग काम करते हैं। बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें हैं तुम सबकी। ना जाने कब बड़े होंगे तुम सब। अंश की शादी हो गई है, अब धीरे धीरे तुम चारों की भी शादी करवा दूंगा। उसके बाद देखूंगा तुम कैसे और किस तरह से पार्टी करोगे। दादाजी ने जैसे ही चारों की टांग खींची, वो चारों मुंह बनाने लगे। तभी ध्रुव आगे आया और बोला, दादाजी प्लीज आप हमसे शादी वादी की बात मत कीजिए। ये हमारे हंसने खेलने के दिन है। शादी के चक्कर में हम अपनी लाइफ बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहते। और अभी तो मैं सिर्फ 25 साल का हूँ। इस उम्र में भी भला कोई शादी करता है? आपने पहले ही अंश की शादी करवा दी। अब देखो अंश को, वो अपनी बीवी को नज़र उठाकर भी नहीं देख रहा। उन्हें अपनी बीवी से ज़्यादा प्यार तो अपने फ़ोन और लैपटॉप से ही। ध्रुव ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर दादाजी के एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने गुस्से में कहा, अपनी फालतू की बकवास बंद करो और काम पर ध्यान दो। इतना कहकर दादाजी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ध्रुव ने कहा, अब दादाजी को क्या हुआ? खैर, ये सब छोड़ो और सोचो कि जबरदस्ती की शादी तो हो गई। अब ये टेंशन है कि हम भाभी का वेलकम कैसे करेंगे और कैसे होगा उनका वेलकम। उसकी बात सुनकर आकाश ने कहा, हाँ यार, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। पूरे घर में एक लड़ी बस भाभी ही होंगी और उन्हें हम लोगों के बीच ऑकवर्ड फील ना हो, इसलिए हमें सब कुछ मैनेज करना होगा। और अंशु को देखकर लग रहा है कि वो भाभी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। वैसे भी उसने शादी सिर्फ और सिर्फ दादाजी की जिद की वजह से की है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। वहीं दादाजी हॉल में एक कोने में खड़े थे। तभी एक आदमी उनके पास आया और उनकी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, सर, इसमें उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन है। उसकी बात सुनकर दादाजी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उस फाइल को खोलकर देखने लगे। उस फाइल में आस्था की पूरी इंफॉर्मेशन थी। जैसे ही उनकी नज़र आस्था के मम्मी पापा की डिटेल पर गई, जो एक्सीडेंट में मारे गए थे, तो दादाजी के चेहरे के भाव बदल गए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब आस्था को अंश के गुस्से नेचर के बारे में पता चलेगा? क्या वो अंश को बदल पाएगी? वो कभी उस फाइल को देखते तो कभी आस्था को। उन्होंने खुद को शांत करते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि आज अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं शादी करवाऊंगा और उसके बाद इस लड़की को 2-3 दिन में अंश से डाइवोर्स दिलवा कर आज़ाद कर दूंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस लड़की को जिंदगी भर मेरे पोते अंश कपूर की वाइफ बनकर रहना होगा। दादाजी की परेशानी से अनजान
अंश के सारे दोस्त कुछ प्लान बना रहे थे। कुछ देर बाद उनमें से 2 लोग वहाँ से निकलकर कपूर मैंशन की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि वहाँ जाकर उन्हें आस्था के वेलकम की तैयारी करनी थी। आस्था और अंश की शादी कंप्लीट होने के बाद जल्द ही विदाई का टाइम आ गया। इस बीच भले ही अंश की शादी आस्था से हो गई थी, लेकिन अंश ने एक बार भी आस्था की तरफ देखना जरूरी नहीं समझा। आस्था ने भी अब तक अंश को नहीं देखा था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी नज़र अपनी नानी को ढूंढ रही थी। उसने सुबकते हुए धीरे से कहा, नहीं नानी, आप कहाँ हो? मुझे आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ आ जाओ। आस्था को कोई आइडिया नहीं था कि उसकी शादी कितने बड़े मॉन्स्टर से हुई। जल्द ही विदाई का टाइम हो गया और आस्था दौड़ते हुए अपनी नानी के पास चली गई और उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी नानी एकदम हैरान हो गई और उन्होंने कहा, आस्था बेटा, ये तू है? नानी को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उनकी आस्था की शादी इस तरह से कैसे हो गई, जबकि उन्होंने तो आस्था को खुद से दूर भेजने के बारे में अब तक सोचा ही नहीं था। उन दोनों को रोते देखकर दादाजी परेशान हो गए। उन्होंने खुद से कहा, अगर ये दोनों ऐसे ही रोती रहेंगी तो भरी महफिल में सबको पता चल जाएगा कि अंश की दुल्हन बदल गई है। और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी परिवार की इज्जत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अंश सच्चाई जान गया तो उसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा और फिर आस्था को अंश किसी भी कीमत पर घर लेकर नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल दादाजी अंश के गुस्से को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने मनोज को कुछ इशारा किया। वहीं आहान और ध्रुव आस्था को अपनी नानी से लिपट कर रोते हुए देख रहे थे। तभी आहान ने कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है? कहीं नानी को हमारे भाई के बारे में पता तो नहीं चल गया कि हमारा भाई कितना ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है? इसीलिए तो ये भाभी से इस तरह से लिपट कर रो रही है। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने उदास होकर कहा, या चाहे कुछ भी कहो, मुझे तो बेचारी ग्रैंड नानी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। आहान ने कहा, फिर भी यार, आज के ज़माने में ऐसे कोई रोता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे भाभी को हम सबके सामने से किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने उसे कोहनी मारी और कहा, यार तू अपनी बकवास बंद कर। जब देखो तब तेरे दिमाग में किडनैपिंग जैसे ख्याल आ जाते हैं। कितनी बार कहा है तुझसे, क्रिमिनल वेब सीरीज थोड़ी कम देखा कर। इसकी बात सुनकर आहान ने कहा, तुम देखना, एक दिन मेरे सारे थॉट्स तुम सबको काम आएंगे। इतना कहकर उसने अपना कॉलर ठीक किया। वहीं उसकी बात पर ध्रुव ने कहा, फालतू की बकवास बंद कर और मेरे साथ चल। कहीं भाई हमें यहीं छोड़कर ना चले जाए। तुम तो जानते ही हो भाई का गुस्सा। उसकी बात पर आहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और चुपचाप अंश के पीछे जाकर खड़े हो गए। अब तक दादाजी ने मनोज जी के जरिए आस्था की नानी को अंदर भिजवा दिया था और साथ ही साथ सारे मेहमानों को विदा करने के बाद वो आस्था को चलने का इशारा करने लगे। लेकिन आस्था के कदम जहाँ थे वहीं के वहीं रुक गए। उसकी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंश के साथ एक भी कदम आगे बढ़ा सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था की लाइफ में अब आएगी खुशियाँ या अंश देगा उसे और दर्द? तभी सीमा जी आस्था के पास आई और उसे खींचते हुए
आगे लेकर जाने लगी। उन्होंने गुस्से में कहा, आस्था बेटा चलो यहाँ से। उनकी बात सुनकर आस्था को और ज्यादा रोना आ रहा था। वहीं दादाजी ने अंश को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उसे दुल्हन के साथ ही चलना है, लेकिन आस्था के इस तरह धीरे धीरे चलने पर अंश और ज्यादा चिढ़ गया। अब ये सब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया था। अचानक वो एकदम से नीचे झुका और उसने आस्था को अपनी गोद में उठा लिया। ये नज़ारा देखकर जितने भी लोग वहाँ खड़े थे, सबने जोरों से तालियां बजाई। तो अंश गुस्से से सबको घूरने लगा। तभी एक औरत ने खुश होते हुए कहा, ये अंश तो रोमांटिक हो रहा है। उसने अपनी नई नवेली दुल्हन को गोद में उठा लिया। दिस इज अनबिलीवेबल। वहीं ध्रुव और आहान एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। ध्रुव तो जैसे पत्थर जैसा जम गया था। उसने आहान से कहा, यार मुझे पिंच करके देख, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। उसकी बात सुनकर आहान ने जोरों से उसकी कमर नोची तो ध्रुव ने दर्द से कराते हुए कहा, बेवकूफ, तुझे पिंच करने के लिए बोला था, इस तरह बिल्ली की तरह नोचने के लिए नहीं। उसकी बात पर आहान ने कहा, यार मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे अंश भाई, जिन्होंने आज तक अपने आसपास एक लड़की को भी भटकने नहीं दिया, उन्होंने आज पहले दिन भाभी को अपनी गोद में उठा लिया। कहीं हमारी भाभी ने आने से पहले ही हमारे भाई के दिल पर कब्जा तो नहीं जमा लिया। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। तभी ध्रुव ने डरते हुए कहा, तू गलत समझ रहा है। क्या तुझे अंश ब्रो के बारे में पता नहीं? जरूर इस हरकत के पीछे उनका कोई ना कोई मकसद रहा होगा। अब चल फटाफट। वहीं अंश ने आस्था को लाकर गाड़ी में बैठा लिया। आज उसने पहली बार किसी लड़की को अपनी गोद में उठाया था। ये उसके लिए कुछ अलग तरह का एहसास था। उसे अपनी बीवी एकदम हल्की फुल्की गुड़िया की तरह लग रही थी। आस्था को कार में बैठाने के बाद वो भी दूसरी साइड से उसके पास आकर बैठ गया और फिर उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। वही आस्था बेचारी घूंघट में से विंडो से बाहर देख रही थी। वो एक आखिरी बार अपनी नानी का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। ऑलरेडी वो शादी के वक्त इतना ज्यादा रो चुकी थी कि उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। उनके बैठते ही सब लोग अपनी अपनी कार में बैठे और उनकी कार कपूर मैंशन की तरफ निकल गई। उधर दूसरी तरफ कपूर मैंशन में सुमित और आकाश आस्था के गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे थे। सारी तैयारी करने के बाद आकाश ने कहा, हमने यूट्यूब पर देखकर आरती की थाली तैयार तो कर ली, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि सारी तैयारी सही हुई है या नहीं। उसकी बात सुनकर सुमित ने कहा, हमने सब कुछ सही किया है, तुम फालतू में ही टेंशन ले रहे हो। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि मैंशन के बाहर सबकी कार आकर रुकी। पहली कार से अंश बाहर आया और सीधा मैंशन के अंदर जाने लगा। वही बेचारी आस्था चुपचाप कार में बैठी रही। उसे कार से बाहर उतारने वाला वहां कोई भी नहीं था। तभी एक नौकर ने कार का डोर ओपन किया तो आस्था चुपचाप बाहर आ गई। उसने अभी भी घूंघट ओढ़ रखा था, इसलिए उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना घूंघट हल्का सा उठाकर ना समझे में इधर उधर देखने की कोशिश की तो उसे सिर्फ और सिर्फ मार्बल वाला फर्श ही दिखाई दिया। उसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसके पास दादाजी आए। वही अंश लंबे कदमों से चलता हुआ बेंशन की तरफ जा रहा था। तभी दादाजी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अंश रुको, तुम इस तरह से
बिना दुल्हन के मेंशन में एंट्री नहीं कर सकते। दुल्हन को अपने साथ लेकर जाओ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर अंश इतना गुस्से क्यों है? क्या हुआ था अंश के साथ पास्ट में? दादाजी की बात सुनकर अंश ने उनकी तरफ देखा, लेकिन इस वक्त वो मजबूर था, क्योंकि उसने दादाजी से प्रॉमिस किया था कि वो इस शादी में उससे जो कुछ भी कहेंगे वो सब कुछ करेगा। वो चिढ़ते हुए आस्था के पास आया और गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम थोड़ा तेज नहीं चल सकती, या फिर तुम्हें चलना नहीं आता? इतना कहकर उसने आस्था का हाथ कस कर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए मेंशन के अंदर लेकर जाने लगा। आस्था की हालत अब तक काफी ज्यादा खराब हो गई थी। एक तो उसने हाथ भरकर लाल रंग का चूड़ा पहना था, ऊपर से अंश ने उसका हाथ काफी जोर से पकड़ रखा था, जिससे उसे दर्द हो रहा था। उसके होठों से एक दर्द भरी आह निकली, लेकिन अंश ने उसकी चीख को सुनकर भी अनसुना कर दिया और उसे खींचते हुए बेंचन के अंदर लेकर जाने लगा। जैसे ही वो आस्था को लेकर अंदर की तरफ जाता, तभी आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान चारों एक साथ आकर उसके सामने खड़े हो गए और चिल्लाते हुए बोले, रुको भाई। आशु ने नजर उठाकर उन चारों को देखा तो एक पल के लिए वो चारों उसकी आंखों को देखकर डर गए। तभी आहान ने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, ब्रो, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है, जब नई बहू आती है तो उसका अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। क्या हुआ अगर हमारे घर में कोई लेडी नहीं है? तो हम सब तो है, हम भाभी का वेलकम अच्छे से कर सकते हैं। आहान की बात सुनकर अंशु ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, लगता है कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है मैंने तुम्हें। अब बहुत हो गया कॉलेज का बहाना, कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे। उसकी बात सुनकर आहान की तो हालत खराब हो गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं भाई, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं ऑफिस जाकर क्या करूँगा? और इस बात का ऑफिस से क्या लेना देना? कल से तो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट स्टार्ट होने वाला है। आप नहीं जानते भाई, मुझे कितना सारा कॉलेज का काम करना है। उसकी बात पर सुमित ने कहा, देखो अंश, तुम इस तरह से बात को घुमा नहीं सकते। अभी हम तुम दोनों की आरती करेंगे। उसके बाद भाभी अपने दाएं पैर से एक कलश गिराएंगी और फिर तुम दोनों अंदर आओगे। उसकी बात सुनकर अंश का सब्र का बांध पूरी तरह से जवाब दे गया, क्योंकि अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो ये सारे रिचुअल कर सके। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, इतना तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब छोड़ो और हटो मेरे रास्ते से। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा। तभी दादाजी ने कहा, अंश, बच्चे जिद कर रहे हैं तो करने दो उन्हें अपने मन की। अगर वो अपनी भाभी का स्वागत करना चाहते हैं तो करने दो, क्यों उन्हें रोक रहे हो तुम? दादाजी की बात सुनकर अरमान उनकी तरफ पलट गया और बोला, दादाजी, आपकी और मेरी शर्त सिर्फ और सिर्फ शादी तक थी। शादी तक आपने जो भी कहा मैंने वो सब किया, लेकिन अब मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता, क्योंकि अब शादी हो चुकी है और आपकी सो कॉल्ड बहू घर में आ चुकी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में आस्था को कभी पता चलेगा? इतना कहकर उसने आस्था का हाथ झटक दिया और उसे छोड़कर लंबे लंबे कदमों से सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। सब लोग उसे जाते हुए
देख रहे थे। सभी को आस्था पर तरस आ रही थी। वहीं दादाजी भी चुप हो गए, क्योंकि वो अपने पोते को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कितनी मुश्किल से अपनी बीमारी के बहाने से अंश की शादी करवाई थी। अब वो समझ गए थे कि अंश उनकी कोई भी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो भी सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगे। तभी वो एकदम से सबकी तरफ पलटे और उन सब से बोले, बहू को गृह प्रवेश के बाद आराम से ले जाकर अंश के रूम तक छोड़ आना। इतना कहकर दादाजी अपने रूम की तरफ चले गए। अब आस्था के गृह प्रवेश की सारी तैयारी उन चारों पर थी। वहीं आस्था डोर पर खड़ी अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहाँ हो क्या रहा है। वो किसी को भी देख नहीं पा रही थी। अभी कुछ देर पहले अंश का गुस्से में दादाजी से बात करना देखकर आस्था के दिमाग में अंश की एक जिद्दी, गुस्सैल, अकड़ू इंसान की छवि बनने लगी थी। तभी आकाश ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या करे। अंश ऐसे ही चला गया। क्या बेचारी भाभी अब यहीं खड़ी रहेंगी। उसकी बात सुनकर आहान आगे आया और बोला, भाभी देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना तो आपका पति यहाँ है और ना ही आपके दादा ससुर। तो अब आप अपना ये लंबा सा घूंघट हटा सकती हो। उसकी बात पर आकाश ने कहा, यस भाभी, आप इतने भारी भरकम घूंघट को हटा सकती हो। उनकी बात सुनकर आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने मन में कहा, मामी ने इसे हटाने के लिए मना किया था, तो फिर ये लड़के मुझे घूंघट उठाने को क्यों बोल रहे हैं। दरअसल आस्था जिस गांव में रहती थी, उस गांव में लड़कियों का किसी भी लड़के से बात करना बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था। और यहाँ तो चार चार लड़के उसकी आंखों के सामने खड़े उसे अपना घूंघट उठाने के लिए बोल रहे थे। आस्था की हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी। तभी अचानक से आहान ने कहा, देखिए भाभी, वैसे घूंघट उठाने वाली रस्म भाई को करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करें। भाई तो इस वक्त यहाँ है ही नहीं। अगर आप इजाज़त दें तो क्या ये काम हम कर दें। उसकी बात पर ध्रुव ने कहा, क्या आप बेशर्मों वाली बात कर रहे हो। ये हक सिर्फ और सिर्फ भाई का है, और ये हक हम उनसे नहीं छीन सकते। उसकी बात पर सुमित ने कहा, यस आहान, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। ये हमारी भाभी है, तुम इस तरह से भाभी के बारे में बकवास नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर आहान ने उदास होते हुए कहा, तो भाभी के सामने मेरा कचरा क्यों कर रहा है। उन्हें क्या लगेगा कि उनका देवर एक नंबर का लड़कीबाज छिछोरा है। तुझे मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अभी फिलहाल दादाजी ने हमें जो काम दिया है हम वो काम करते हैं, फिर हमें भाभी को भाई के रूम तक पहुंचाना है। इतना कहकर उसने आस्था की तरफ देखा और फिर कहा, भाभी आप अपने पैर से इस कलश को गिरा दीजिए और अंदर आ जाइए। उसकी बात सुनकर आस्था ने जैसे ही अपना घूंघट थोड़ा सा हटाया, उसे अपने पैरों के पास एक कलश दिखाई दिया। पहले तो वो सोचती रही कि वो उन लड़कों की बात माने या नहीं, लेकिन वो इस तरह से पूरी रात घर के बाहर खड़ी नहीं रह सकती थी। इसलिए उसने जल्दी से अपने दाएं पैर के अंगूठे से उस कलश को गिरा दिया। अब वो इस सिचुएशन से जल्द निकलना चाहती थी। उसकी शादी का जोड़ा इतना ज़्यादा भारी था कि उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, और यहाँ तो फिर उसकी मुश्किलें कम ही नहीं हो रही थी। उसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आदमी ही नजर आ रहे थे। एक भी औरत उसे अभी तक दिखाई नहीं दी थी।
इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे ही उसने वो कलश गिराया, चारों तरफ तालियां बजने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश आस्था का चेहरा देखने के बाद उसे रखेगा अपने साथ या कर देगा उसे खुद से दूर? तभी ध्रुव ने सीटी बजाते हुए कहा, वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने बिल्कुल परफेक्टली कलश गिराया है। ऐसे ही हमने टीवी में देखा था। ध्रुव की बात सुनकर ना चाहते हुए भी आस्था के होठों पर स्माइल आ गई। तभी सुमित और आकाश आगे आए और बोले, भाभी, आप इन दोनों की बकवास मत सुनिए। आप आइए, हम आपको भाई के रूम तक लेकर चलते हैं। उनकी बात सुनकर आस्था का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसने अभी तक अंश को देखा भी नहीं था और अंश की बातों से उसे पता चल गया था कि अंश इस शादी से खुश नहीं है। इसलिए आस्था उस रूम में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो इन सबको मना कैसे करे, ये उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सारे लोग उसके लिए अजनबी थे। उसने बस हाँ में अपना सिर हिलाया तो वो चारों एक दूसरे को देखने लगी। तभी आहान ने धीरे से कहा, हम तो समझ रहे थे कि हमारी भाभी काफ़ी ज़्यादा शर्मीली किस्म की है, लेकिन भाभी तो भाई के रूम में जाने के लिए बेचैन हो रही है। देखो कैसे उन्होंने हाँ कह दिया। उसकी बात सुनकर आस्था को घबराहट होने लगी। उसने अपने मन में कहा, कैसे लोग हैं, अभी खुद ही तो रूम में जाने के लिए कह रहे थे और अब ऐसी बात कर रहे हैं। उसने जल्दी से कहा, नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो। उसे इसे हड़बड़ाते देखकर वो चारों जोर जोर से हंसने लगे। तभी ध्रुव ने हंसते हुए कहा, भाभी प्लीज, आप बुरा मत मानिए, हम तो आपकी टांग खींच रहे थे। वैसे भी इतने दिनों से आप शादी के फंक्शन में बिजी होंगी और काफ़ी थक गई होंगी। आप चलिए और आराम कीजिए। इतना कहकर उन्होंने आस्था को अंदर आने का रास्ता दिया। तो आस्था ने धीरे से कहा, क्या आप लोग मुझे किसी दूसरे रूम में नहीं छोड़ सकते? उसने ये बात इतनी प्यार से कही थी कि वो चारों एक दूसरे को देखने लगे। तभी सुमित ने आस्था को समझाते हुए कहा, लेकिन भाभी, आपकी शादी तो अंश कपूर से हुई है। अगर आप इस तरह से दूसरे रूम में जाने की बात करोगी तो वो हम चारों को गोली से उड़ा देगा। और अभी फिलहाल हमारा इरादा मरने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तो हम छोटे बच्चे हैं और अभी तो हमने शादी भी नहीं की। अभी हमने फर्स्ट किस भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया हमने। इसलिए अभी आपको भाई के रूम में ही जाना होगा। सुमित की बात सुनकर आस्था खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसते देखकर वो चारों भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि आस्था की हंसी बहुत ही प्यारी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके कानों में किसी ने घुंघरू बजा दिए हो। तभी आहान ने आस्था की तारीफ करते हुए कहा, भाभी, आपकी हंसी तो बड़ी प्यारी है। पता नहीं आप ये अपना लंबा सा घूंघट कब हटाओगे और हम आपको कब देखेंगे? वैसे भी जब भाई आपको देखने के लिए गए थे तब वो हमें साथ लेकर नहीं गए थे और अब सीधा हम शादी में मिले। उसकी बात पर आकाश ने उसे घूरते हुए कहा, बस यार, उन्हें देर हो रही है, तुम लोग उनकी फर्स्ट नाइट बेकार मत करो। और वैसे भी हम लोगों को जो पार्टी करनी है उसका क्या, दादाजी ने पहली बार हमें पार्टी करने की परमिशन दी है। इस तरह से टाइम वेस्ट करके हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर सब ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो सब आस्था को अंश के रूम की तरफ लेकर चले गए। उन्होंने रूम का डोर ओपन किया तो उन्हें अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई।
तभी ध्रुव ने कहा, लगता है भाई सो गए। वैसे भी वो काफी ज्यादा थक गए थे। तभी आकाश ने अंदर जाकर देखा और हैरानी से बोला, लेकिन अंदर तो भाई है ही नहीं। फिर वो कहाँ गए? लगता है स्टडी रूम में होंगे। उसके बाद पर सुमित ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, भाई तो आज के दिन भी काम ही कर रहे। अपने काम से एक दिन का तो ब्रेक लेना चाहिए था। हद होती है यार। किसी को इतना ज्यादा भी वर्कलोड नहीं होना चाहिए। चलो, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। अब हमारी भाभी आ गई है ना। उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए और घूंघट में खड़ी आस्था को देखने लगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। दादाजी ने आस्था को अंश के साथ रखने का फैसला क्यों लिया है? तभी ध्रुव ने कहा, अपनी फालतू की बकवास बंद करो। अगर भाई स्टडी रूम में है तो कम से कम भाभी को तो अंदर जाने दो। वो तो आराम करेगी। इतना कहकर वो आस्था की तरफ मुड़ गया और बोला, भाभी, आपकी जरूरत के सारे कपड़े हमने क्लोजेट में सेट करवा दिए हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप बेल बजा देना। कोई ना कोई आपकी सेवा में उस टाइम हाजिर हो जाएगा। उसकी बात पर आस्था ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो वो सब उसे बाय बोलकर रूम से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद आस्था रूम में गई और उसने रूम के डोर को लॉक कर दिया। सबसे पहले उसने अपने आप को घूंघट से आज़ाद किया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी उसकी नज़र उस बेडरूम में चारों तरफ घूमने लगी। बेडरूम की दीवारें ब्लैक एंड वाइट कलर की थी। वहाँ की सारी चीजें बेहद महंगी लग रही थी। रूम के बीचों बीच एक किंग साइज बेड था। इतनी महंगी महंगी चीजें देखकर आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बेड के ठीक सामने एक मिरर था। आस्था डरते हुए मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने मिरर में खुद को देखा तो वो एकदम शॉक्ड रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को नहीं बल्कि किसी और को देख रही है। उसने डरते हुए खुद से कहा, ये मेरी आंखें इतनी सूजी हुई क्या क्यों है और मेरी नाक इतनी लाल है। थोड़ी देर तक वो खुद को मिरर में निहारती रही। फिर उसने खुद से कहा, अब मैं क्या करूं? मैं किसी और के रूम में हूँ और अकेली भी। मैं इस तरह से बेवकूफ बनकर अकेली यहाँ खड़ी भी नहीं रह सकती। तभी उसे ध्रुव की बात याद आई कि क्लोसेट में उसके कपड़े रखे हैं। उसने क्लोसेट ओपन किया तो वो एकदम हैरान हो गई। वहाँ पर कपड़े तो रखे थे लेकिन सारे कपड़े महंगे और ब्रांड के थे। वहाँ एक से एक ब्रांड की साड़ियाँ रखी हुई थी। लेकिन साड़ी तो आस्था ने कभी पहनी ही नहीं थी। वो तो हमेशा सूट वगैरह पहना करती थी और दुपट्टा लिया करती थी। इस तरह की फैंसी साड़ियाँ देखकर आस्था का गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। वो पूरी तरह से मायूस हो गई। उसने वापस से अपना घूंघट लिया और बेड पर जाकर बैठ गई। वहाँ बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं अंश आधी रात तक अपना काम करता रहा। तकरीबन रात के 2 बजे उसका काम खत्म हुआ और वो अपने रूम की तरफ आया। जैसे ही उसने डोर ओपन करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ किसी ने अंदर से डोर लॉक किया है। उसने झल्लाते हुए खुद से कहा, ये डोर लॉक किसने किया? ये सोचकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसने फिंगरप्रिंट लॉक का इस्तेमाल करते हुए डोर ओपन किया क्योंकि उसका रूम, उसका घर, सब कुछ उसके कंट्रोल में था। वो जब चाहे किसी भी जगह पर बिना किसी की परमिशन के आ जा सकता था।
और फिर ये तो उसका रूम था जो उसने खुद अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाया था। जैसे ही वो अंदर आया तो उसने देखा बेड के एक कोने पर आस्था लेटी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से कवर्ड था। अंश ने नफरत से आस्था की तरफ देखा और अगले ही पल उसने आस्था की तरफ से मुंह मोड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, दादाजी को इसे मेरे रूम में नहीं भेजना चाहिए था। मैंने शादी सिर्फ नाम के लिए की है। ये मेरे रूम में या मेरी लाइफ में कभी नहीं रह सकती। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश रखेगा आस्था को अपने रूम में? क्या करेगी अब आस्था? अंश का मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त वो आस्था को उठाकर रूम से बाहर फेंक आए, लेकिन उसे सोते देखकर अंश ने ऐसा कुछ नहीं किया। अंश के लिए आस्था के साथ एक बेड पर सोना पॉसिबल नहीं था और अपने रूम के अलावा उसे कहीं नींद भी नहीं आती थी। अब वो पूरी तरह से उलझन में फंस गया था। उसने आस्था को जगाने के लिए जानबूझकर जोर जोर से खांसना शुरू किया, लेकिन आस्था जो काफी थकी हुई थी वो इस वक्त गहरी नींद में थी। अंश के खांसने की आवाज उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। ये देखकर अंश और ज्यादा चिढ़ गया क्योंकि उसे भी नींद आ रही थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, सारी नींद यहीं आकर पूरी करेगी क्या? इसे तो मेरे खांसने की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। वो अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ आस्था के बगल में पहुंच गया। वो टेबल पर रखे कांच के ग्लास पर उसने जोर से हाथ मारा तो अगले ही पल ग्लास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। ग्लास गिरने से तेज शोर भी हुआ, लेकिन फिर भी आस्था की आंखें नहीं खुली। अब तो अंश ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। उसे किसी को भी इस तरह से झेलने की आदत नहीं थी। उसने हैरान होते हुए कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस लड़की को इतना आराम से क्यों उठा रहा हूँ? ये सोचकर उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और अगले ही पल गन उसके हाथ में थी। गुस्से में उसने उस गन से आस्था के साइड में रखे एक वास पर फायर किया और तेज फायर की आवाज आई। आस्था जोरों से चिल्लाती हुई बेड पर उठकर बैठ गई। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वहीं फायर की आवाज सुनकर सुमित, आहान, ध्रुव, आकाश जो नीचे हॉल में पार्टी कर रहे थे वो सब घबरा गए। वहीं दादाजी जो अब तक सो चुके थे उनकी भी आंखें खुल गई और सब भागते हुए अंश के रूम के बाहर आकर जोर जोर से डोर पीटने लगे। वहीं अंश आस्था को डांटना चाहता था कि वो कब से उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। वो उससे कुछ बोल पाता तभी डोर की आवाज आनी शुरू हो गई। तो दादाजी ने घबराते हुए पूछा, अंश डोर ओपन करो। दरअसल दादाजी को लग रहा था कि अंश ने आस्था का चेहरा देख लिया होगा और गुस्से में उसने प्रियंका की जगह आस्था को देखकर आस्था को गोली मार दी होगी। उन्हें बहुत डर लग रहा था। वहीं चारों दोस्तों का रंग भी पूरी तरह से उड़ा हुआ था और सब अंदर क्या हो रहा है इस बात को लेकर डरे हुए थे। तभी डोर ओपन हुआ तो सबसे पहले दादाजी अंदर आए और अंश की तरफ देखते हुए बोले, यहाँ क्या हो रहा है? ये गन शॉट की आवाज कैसे आई? तुमने ऐसा क्या किया है? वहीं वो चारों दोस्त अंदर आए और उन्होंने इधर उधर आस्था को देखा, लेकिन आस्था रूम में थी ही नहीं। ये देखकर दादाजी और सबके दिल जोरों से धड़कने लगे। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि जरूर अंश ने आस्था को गोली मार दी होगी। जैसे ही वो लोग धीरे धीरे कुछ कदम आगे आए उन सब के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। ये आवाज आस्था की थी।
आस्था काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो हिचकी ले लेकर रो रही थी। उसने अपने आप को दुपट्टे से कवर किया हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा था। तभी दादाजी जल्दी से उसके पास गए और उसे उठाते हुए प्यार से बोले, बेटा उठो, मैं हूँ दादाजी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या दादाजी आस्था को अंश से बचा पाएंगे? क्या अंश कभी आस्था को समझ पाए? आस्था ने जैसे ही दादाजी की आवाज़ सुनी, वो खुद को शांत करने लगी, लेकिन इस वक्त उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जो कि घूंघट में और उसके भारी भरकम लहंगे में दिखाई दे रहा था। उसे ऐसे देखकर दादाजी ने गुस्से से अंश की तरफ देखा और कहा, ये क्या बदतमीजी है अंश, ये क्या किया तुमने बहू को, उसे इतना धमका दिया। दादाजी की बात सुनकर अंश ने कहा, दादाजी आपके कहने पर मैंने शादी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। आखिर क्यों आपने इस लड़की को मेरे रूम में भेजा? आपको इस तरह से इसे मेरे रूम में नहीं भेजना चाहिए था। आप शुक्र मनाइए कि मैंने गोली इसके माथे पर नहीं चलाई। उसकी बात सुनकर सुमित आगे आया और चिल्लाते हुए बोला, ये गलत बात है अंश ब्रो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद पर अंश ने गुस्से में कहा, सुमित तुम ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान देने लगे हो। मुझे लगता है कल से तुम्हें अपने ऑफिस जाना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया है तुम्हें अपने ऑफिस के दर्शन किए हुए। उसकी बात सुनकर सुमित ने मुंह बना लिया और वहाँ से चला गया। तभी आकाश ने आखिरी कोशिश करते हुए धीरे से कहा, सुमित ने कुछ गलत नहीं कहा है अंश, तुम्हें भाभी के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब अंश को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो। किसने कहा ये लड़की तुम्हारी भाभी है? कोई ज़रूरत नहीं है इसे भाभी कहने की। समझे तुम लोग? जाओ, जाकर अपना काम करो। पार्टी कर रहे थे ना तुम सब, जाओ जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने खुद से कहा, ये तो पार्टी में था ही नहीं, फिर इसे कैसे पता चला कि हम नीचे पार्टी कर रहे हैं? ये सोचकर उसने जल्दी से आकाश और आहान से कहा, अब हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो तीनों रूम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद दादाजी ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। इतना कहकर वो आस्था को अपने साथ लेकर चले गए। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, आखिरी तक हमारे साथ बने रहना। आगे क्या हुआ आस्था की लाइफ में वो सब जानने के लिए हमारे साथ आखिरी में बने रहना।